जब देखो सब सोते रहते हैं। यहाँ किसी को आदत ही नहीं है सुबह उठने की। मैं घूम फिर कर घर आ गया, नहा धोकर तैयार भी हो गया, पर इनका सोना नहीं हो पाया अभी तक। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। उठते क्यों नहीं हो? कहते हुए पापा जी ने छोटे भाई कार्तिक की चादर खींची, पर उसने फिर से पलटकर चादर ओढ़ ली। हम तीनों बहनें तो पापा जी के चिल्लाने की पहली आवाज से ही हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। सुबह सुबह के 6:30 बजे का समय था। रोज की तरह पापा जी के चीखने चिल्लाने की आवाज ने ही हमारी नींद खोली थी। हालांकि पापा जी के जोर जोर से पूजा करने की आवाज से हम जग जाते थे, पर 5:30 बजे कौन जागे, यही सोचकर हम सोए रहते। पापा जी की तो आदत थी 4:30 बजे जागने की। अगर हम लोग 11 बजे तक जगे रहते तो डांट पड़ती थी कि सोते क्यों नहीं हो, तभी तो सुबह उठते नहीं हो। बंद करो टीवी, नहीं तो तोड़ दूंगा किसी दिन इसको। पर आज तो मम्मी भी सो रही थी। हम भी हैरानी से मम्मी का पलंग देख रहे थे। मम्मी थोड़ा हिली तो जरूर थी, पर उठी नहीं। पापा जी दूर से ही चिल्लाए, तू भी क्या बच्चों के साथ देर रात तक टीवी देखती रही थी? उठती क्यों नहीं है? मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। कहते हुए पापा जी हमेशा की तरह रसोई के सामने वाले बरामदे में चटाई बिछाकर बैठ गए। सामने भले ही डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, पर हमारे पापा जी ने उसे कभी पसंद नहीं किया। वे ऐसे ही आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। मम्मी भले ही 55 की हो गई थी, पर पापा जी के लिए नाश्ता मम्मी ही बनाती थी। बड़ी भाभी सिर्फ अपने पति के लिए ही काम कर ले, यही गनीमत थी। वैसे भी उनकी रसोई अलग ही थी। पापा जी उनसे किसी काम के लिए कभी नहीं कहते थे। पापा जी के 2 बार बोलने पर भी जब मम्मी नहीं उठी तो मैं तेजी से मम्मी के पास गई। मम्मी को हिलाया, मम्मी पापा जी नाश्ता मांग रहे हैं। अरे मम्मी को तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बात सुनते ही रिया दीदी फौरन रसोई में पापा जी का नाश्ता तैयार करने चली गईं। हम सबको पता है कि पापा जी के खाने उठने बैठने घूमने जाने का हर चीज का समय तय है। अगर नाश्ते का वक्त निकल गया तो लाख मनाते रहेंगे, पर वे नाश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद दोपहर के खाने के समय ही खाएंगे, भले ही वे बीमार हो जाएं। रिया दीदी ने फटाफट पराठे बनाकर दूध गर्म कर पापा जी को परोस दिया। पापा जी ने नाश्ता करते समय कनखियों से मम्मी को देखा तो, पर बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके उठ गए और अपने कमरे में जाकर एक किताब उठाकर पढ़ने लगे। मम्मी की एक शिकायत भरी नजर उनकी तरफ उठी, पर वे कुछ नहीं बोले। ना ही पापा जी ने कुछ कहा। मम्मी को बहुत तेज बुखार था। मैं पापा जी को फिर मम्मी का हाल बताने उनके कमरे में गई तो वे बोले, राधिका अपनी माँ को अंग्रेजी गोलियां मत खिलाना, तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दो, अभी बुखार उतर जाएगा। पर वे उठकर मम्मी का हाल पूछने नहीं आए। मुझे पापा जी की यही आदत बुरी लगती थी। क्यों वे मम्मी की कद्र नहीं करते? मम्मी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। पापा जी का हर काम वे खुद करती हैं। अगर पापा जी बीमार पड़ जाएं या उन्हें जरा सा भी सिर दर्द हो जाए तो मम्मी हर 10 मिनट में पापा जी को देखने उनके कमरे में जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा मम्मी को उनकी सेवा करते और डांट खाते ही देखा है। फिर भी मम्मी कभी पलटकर जवाब नहीं देती, अपने बारे में कभी शिकायत भी नहीं की। एक बार मुझे गुस्सा भी आया कि मम्मी आप पापा जी को पलटकर जवाब क्यों नहीं देती। तो वे मेरा चेहरा देखने लगी थी। इस तरह पति को पलटकर जवाब देना नहीं चाहिए।
तेरी नानी ने भी कभी नहीं दिया। तेरी ताई और चाची जवाब देती थी, इसीलिए कोई भी रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं करता था। कोई उनके घर नहीं जाना चाहता। मुझे गुस्सा आया, इससे हमें क्या फ़ायदा है? जिसका दिल करता है वही मुंह उठाए यहाँ चला आता है, जैसे हमारे घर खजाने भरे हों। मम्मी हंस पड़ी, तो हमारे पास कौन से खजाने भरे हैं लुटाने के लिए? कभी देखा है कि मैंने किसी पर खजाने लुटाए हो? जो है बस यही सब कुछ है। पर पापा जी तो किसी के भी सामने आपको डांट देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी। कितनी बेइज्जती कर देते हैं वे आपकी। मम्मी ने प्यार से मुझे देखा। तुम लोग करते हो ना मुझसे प्यार, क्या ये कम है? उस समय मेरा मन किया कि फिल्मी हीरोइन की तरह फौरन मम्मी के गले लग जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकी। शायद कहीं पापा जी का स्वभाव, जो कहीं न कहीं मेरे भीतर भी था, वही मेरे आड़े आ गया। पापा जी के कमरे से फौरन मम्मी के पास आ गई। क्या एक बार पापा जी चलकर मम्मी का हाल पूछने नहीं जा सकते थे? फिर सोचा अच्छा है ना ही जाएं। जाकर भी क्या करेंगे? बोलेंगे तू भी अनुपमा लेटने के बहाने ढूंढती है। जरा सा सिर दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा और फिर मस्त होकर किताबें पढ़ने लगेंगे। जबकि वे भी जानते थे कि मम्मी को नखरे दिखाने की जरा भी आदत नहीं है। जब तक शरीर जवाब ना दे जाए वे बिस्तर पर नहीं लेटती। कभी मैं सोचती काश मेरी मम्मी पापा जी की इस किताब की जगह होती। मैं रिया दीदी को पापा जी की बात बताने जा रही थी, तभी देखा कि वे काढ़ा छान रही हैं। रिया दीदी ने शायद पहले ही पापा जी की बात सुन ली थी। वे तुलसी का काढ़ा लेकर मम्मी को देने चली गईं। दोपहर हो गई, फिर शाम और फिर रात, पर मम्मी का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर को रात में बुलाना पड़ा। उसने बुखार उतारने का इंजेक्शन लगा दिया और अस्पताल ले जाने के लिए कहकर चला गया। अस्पताल का नाम सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मैंने लोगों के घरों में तो देखा सुना था कि फला आदमी बीमार हो गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरा घर उथल पुथल हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि एक आदमी के अस्पताल जाने से घर उथल पुथल कैसे हो जाता है। सुबह सुबह ही कुणाल और कार्तिक भैया मम्मी को अस्पताल ले गए। मैं अनजाने डर से अधमरी सी हो गई। रिया दीदी मुझे ढांढस बंधाती रही कि कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत, मम्मी जल्दी ही चेकअप करवा कर लौट आएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेकअप तो हुआ, पर मम्मी को डॉक्टर ने अस्पताल में ही दाखिल कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने पापा जी को बताया, तो भी पापा जी को ना तो कोई खास हैरानगी हुई और ना ही उनके चेहरे पर कोई परेशानी उभरी। मैं पापा जी के पत्थर दिल को देखती रह गई। मुझे ना तो खाना खाया जा रहा था, ना ही किसी काम में मन लग रहा था। रिया दीदी ने डॉक्टर के कहे अनुसार मम्मी के लिए पतली सी खिचड़ी बनाई, चाय बनाई, भैया के लिए खाना बनाया और पैक करके कार्तिक भैया को वापस अस्पताल भेज दिया। पापा जी घर पर ही बैठे रहे। रिया दीदी ने पूरे घर के लिए खाना बनाया और खिलाया। मैं घर के काम में उनका हाथ बटाती रही। कॉलेज जाने का मन नहीं किया। एक बार पापा जी से डर भी लगा कि जरूर डांटेंगे कि कॉलेज क्यों नहीं गई। छोटी बहन कावेरी तो स्कूल चली गई थी। पापा जी की नज़र मुझ पर पड़ी। उनके बिना बोले ही मैंने दीदी को कहा, आज मेरा मन कॉलेज जाने का नहीं है, आप मुझे कुछ मत कहना। कहते ही मैं दूसरे कमरे में चली गई। दीदी ने मुझे हैरानगी से देखा, पर पापा जी की तरफ नज़र पड़ते ही वे समझ गई
कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। पापा जी भी कुछ नहीं बोले। स्कूल से लौटकर कावेरी को मम्मी के अस्पताल दाखिल होने का पता चला तो वो रोने लगी। मेरा भी मन कर रहा था कि उसके साथ रोने लगूं, पर ये सोचकर आंसू पी गई कि पापा जी डांटेंगे कि क्या तुम सब पागल हो गए हो जो रो रहे हो, बीमार ही तो हुई है, 1-2 दिन में ठीक होकर आ जाएगी। मम्मी कभी इतनी बीमार तो नहीं पड़ी थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता। पापा जी अपने कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते दोपहर को सो गए। फिर शाम को पार्क में सैर करने निकल गए। कुणाल भैया की प्राइवेट नौकरी थी, इसीलिए ऑफिस में खबर करनी थी। कार्तिक भैया की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए उन्होंने फ़ोन करके ऑफिस में बता दिया। रिया दीदी भी ऑफिस नहीं गईं, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया था। पापा जी ने तो भैया के कहने से कब से काम करना छोड़ दिया था। रिया दीदी मुझे रात की रसोई का काम समझाकर मम्मी के पास अस्पताल चली गईं। अब घर पर मैं, पापा जी और कावेरी थे। कुणाल भैया भी ऑफिस से सीधे अस्पताल चले गए। बड़े भैया राम और भाभी तो अलग ही थे, वे हम लोगों से कम ही वास्ता रखते थे। ऐसे में उन्हें कोई काम कहा ही नहीं जा सकता था। पापा बोलते थे कि राम जोरू का गुलाम हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा अब। दीदी कभी कभी पापा जी को सुना दिया करती थी कि अगर पति अपनी पत्नी का हर कहना मानता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस पर पापा जी कहते, ऐसा आदमी कमजोर होता है, मैं उसे मर्द नहीं मानता। वैसे भी बड़े भैया के बदले हुए स्वार्थ भाव को देखकर उनका होना न होना एक बराबर ही था। मैंने खाना बनाया, कावेरी मेरी सहायता करती रही। पापा जी पार्क से आकर चुपचाप कमरे में बैठे किताब पढ़ते रहे, कुछ नहीं बोले। शाम की चाय के साथ क्या खाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कोई मांग नहीं की। भैया के आते ही पापा जी बिना कुछ बोले भैया के सामने बैठ गए। भैया ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया है, उनकी परसों रिपोर्ट आएगी, तभी पता चल पाएगा कि असल बीमारी क्या है। यानी कि कम से कम 2 दिन तो और मम्मी को हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मेरी हवाइयाँ उड़ने लगी। कुणाल भैया मेरी सूरत भाप गए और बोले, तू क्यों घबरा रही है, वहाँ मम्मी को अच्छी तरह रखा हुआ है। डॉक्टर जान पहचान की मिल गई थी, उन्होंने एक नर्स को खास तौर पर मम्मी की तबीयत देखने के लिए हिदायत दे दी है, अलग से कमरा भी दिलवा दिया है। मैंने पापा जी के चेहरे पर आश्वासन की लकीरें देखी, पर फिर तुरंत गायब होते भी देखी। 1-2 दिन बीते, पता चला मम्मी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पूरा उपचार करना होगा, 1 सप्ताह तो लगेगा ही। पूरे घर का रूटीन ही गड़बड़ा गया। कौन अस्पताल भाग रहा है, कौन मम्मी के पास बैठ रहा है, कौन रात को मम्मी के पास रहेगा, कौन घर संभालेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसको जो काम दिख जाता वो कर लेता था। जो कार्तिक भैया कभी 1 गिलास पानी उठाकर नहीं पीते थे, वे सुबह सुबह मम्मी के लिए चाय बनाकर थर्मस में डालकर भागते दिखते। जिस कावेरी को किचन की ABCD भी नहीं पता थी, मगर वो बैठकर सब्जी काट रही थी, कभी दाल चढ़ा रही होती, कभी दूध गर्म कर रही होती। पापा जी का तो सारा रूटीन ही बदल गया। वे सुबह उठते, सैर करके आते तो सबके लिए चाय बना देते, फिर बिना चिल्लाए सबको उठाते और बिना नाश्ते की मांग किए ही अस्पताल चले जाते। एक बार तो अच्छा लगा कि पापा जी मम्मी के पास जा रहे हैं, पर फिर ये सोचकर डर लगा कि कहीं अस्पताल में जाकर भी तो मम्मी को डांटते नहीं हैं कि तू दवा क्यों नहीं पी रही, तू उठकर बैठने की हिम्मत क्यों नहीं करती, तू अपने आप हिला कर ताकि जल्दी ठीक हो जाए। 100 सवाल थे जहन में,
पर जवाब एक का भी नहीं मिल पाता था। मुझे कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता था कि मैं मम्मी को लेकर इतनी परेशान क्यों होती हूँ। क्यों लगता है कि पापा जी उन्हें डांटे नहीं, उन्हें परेशान न करे। मन ही मन पापा जी से नाराज हूँ या आतंकित हूँ, ये भी समझ में नहीं आता था। मैं तो पूरी तरह घरेलू महिला ही बन गई थी। पूरे घर की सफाई, कपड़े और रसोई का काम। रात अस्पताल में रहकर दीदी सुबह लौटती तो उनके आने से पहले अधिकतर काम मैं निपटा चुकी होती। वे भी मुझे देखकर हैरान होती। दीदी रात की जगी होती तो नाश्ता करते ही बिस्तर पर सो जाती। थोड़ा काम करवा पाती थी कि फिर से उनके अस्पताल जाने का वक्त हो जाता। दोनों भाई बारी बारी से छुट्टी ले रहे थे। एक दो बार तो ये भी हुआ कि पापा जी रात को करवटें बदलते रहे और उनकी सुबह नींद नहीं खुली। वे भी 6 बजे हमारे साथ जागे। मुझे यही लगा कि पापा जी को आदत है हर समय मम्मी को डांटते रहने की। अब मम्मी सामने नहीं है तो परेशान हो रहे हैं कि किसे डांटूं। हमें डांटते डांटते भी चुप हो जाते। उस दिन शाम को पापा जी घर लौटे तो बोले, राधिका कितने दिन हो गए तेरी माँ को अस्पताल गए हुए। मैंने बिना उन्हें देखे चाय देते हुए जवाब दिया, 10 दिन तो हो ही गए हैं। पापा जी बोले, तेरा मन नहीं किया अपनी माँ से मिलने को। मैं इतने दिनों से मम्मी की कमी महसूस कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। पापा जी की इस बात से मेरे मन के भीतर कुछ उबाल सा उठने लगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, पापा जी सपाट शब्दों में फिर बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। मैं भीतर के उबाल को रोक नहीं पाई। तेजी से रसोई में जाकर काम करते करते रोने लगी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। हर पल मम्मी के घर आने की खबर का इंतजार कर रही हूँ। वहाँ जाऊंगी और देखूंगी कि आप फिर मम्मी को हर बात के लिए दोष दे रहे हो, उन्हें डांट रहे हो, तो और भी दुख होगा मुझे। वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मम्मी घर पर रहें या अस्पताल में। अस्पताल में जाकर भी क्या करते होंगे मुझे पता है। आपसे 2 प्रेम के शब्द तो बोले नहीं जाते। मम्मी को टेंशन ही देते होंगे। तभी मम्मी 10 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। हम बच्चों से पूछिए जिन्हें हर पल माँ चाहिए, भले ही वे हमारे लिए कोई काम करे या ना करें। मम्मी भी मुझे याद कर रही हैं। सभी तो मम्मी से मिलने अस्पताल चले गए, एक मैं ही नहीं गई। मैं रोते रोते मन ही मन हर पल पापा जी को कोसती रहती। सोचते सोचते मेरे हाथ से दूध भरा पतीला फिसलकर जमीन पर गिर गया। पूरी रसोई दूध से नहा गई और मैं ये सोचकर घबरा गई कि पापा जी अभी जोर से डांटेंगे और चिल्लाएंगे। सोचा ही था कि पापा जी हाथ में चाय का कप लिए सामने आ गए। कावेरी और कार्तिक भैया भी आ गए। पापा जी चुपचाप खड़े रहे। कार्तिक भैया घबरा कर बोले, तेरे ऊपर तो गर्म दूध नहीं गिरा। मैं कसमसाई, नहीं, पर सारा दूध गिर गया। कावेरी पोछा लेने दौड़ी। पापा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, कार्तिक बाजार से और दूध ले आओ, और वापस अपने कमरे में चले गए। मैं पापा जी की पीठ ही देखती रह गई। कार्तिक भैया भी शांति से बोले, तू अपना ध्यान रखना, कहीं जला ना बैठना, मैं और दूध ले आता हूँ। पता नहीं क्यों फिर मम्मी की याद आ गई और मैं रोने लगी। अगले दिन रिया दीदी ने भी कहा कि आज रात तू मम्मी के पास रहना, मम्मी याद कर रही थी तुझे। वैसे भी मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही, कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं। मेरा मन भी मम्मी से मिलने का हो रहा था। मैं जानबूझकर ज़्यादा देर से जाना चाहती थी ताकि पापा जी अपने समय से निकलकर घर आ जाएं।
और मैं मम्मी के गले लगकर खूब रो सकूं। सब दिनों की कसर पूरी हो जाए। मैं अस्पताल के आंगन में बिना वजह आधा घंटा बर्बाद करके मम्मी के स्पेशल वार्ड में पहुंची कि अब तो पापा जी निकल ही गए होंगे। पर जैसे ही अंदर जाने लगी, पापा जी की आवाज़ सुनाई थी तो मेरे कदम वहीं रुक गए। अनुपमा, तू कह तो रही है मुझे जाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि तुझे अकेला छोड़कर जाऊं। तेरे बिना मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तेरे बिना जीने की आदत नहीं है। पापा जी का स्वर रोआसा था। आप तो इतने मजबूत दिल के हो, फिर क्यों रो रहे हो? हाँ, हूँ मजबूत दिल का। दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता। मर्द हूँ ना, लेकिन मेरा दिल जानता है कि पत्थर बनना कितना मुश्किल होता है। तू जल्दी से ठीक हो जा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पिताजी बच्चों की तरह फपक रहे थे। आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? जाइए ना, बच्चे भी घर पर तो अकेले होंगे। मम्मी का स्वर भी रोआसा था। तू हाथ मत छुड़ा। अगर अस्पताल वाले मुझे इजाज़त देते रात भर यहाँ रहने की, तो दिन रात तेरी सेवा करके तुझे साथ लेकर ही घर जाता। बच्चे भी तुझ पर गए हैं, मुझसे बोलते नहीं, पर सब तेरे घर आने का ही इंतजार कर रहे हैं। कोई अब शोर नहीं मचाता, ना ही कोई टीवी देखता है। पापा जी के शब्द आंसुओं से फिसलने लगे। मम्मी भी उसी में पिघल रही थी। आंसुओं से मेरी भी आंखें धुंधला गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पापा जी के पत्थर दिल के पीछे छिपे प्रेम की अमृत धारा का इतना बड़ा झरना बह रहा था। ये तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। मैंने तो अपनी मम्मी पापा को एक साथ बिस्तर पर हाथ में हाथ डाले बैठे नहीं देखा था। लेकिन आज जो मेरी आंखों ने मुझे नज़ारा दिखाया, वो मेरी आंखें ही देखना चाह रही थी। प्यार से लबालब भरे पापा जी की इस सूरत को देखने के लिए मैं तेजी से वार्ड में प्रवेश कर गई। मेरे सामने आते ही पापा जी ने मम्मी के हाथ से अपना हाथ तेजी से हटा लिया। मैं एकदम मम्मी के गले लगकर जोर से रो पड़ी। मम्मी भी रो पड़ी थी। पागल है, रो क्यों रही है? मैं तो 1-2 दिन में आ रही हूँ। वे नहीं जानती थी कि मेरे इन आंसुओं में पापा जी की ओर से मेरा हर रोज धुल गया था। मैंने पापा जी को कनखियों से देखा। पापा जी का चेहरा आंसुओं से खाली था, पर अब मुझे वहाँ पत्थर दिल नहीं, मेरे प्यारे पापा जी दिख रहे थे, जो हम सबको, खास तौर पर मम्मी को बहुत बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अगर मैं हॉस्पिटल ना आती तो मैं पापा का ये प्यार भरा रूप कैसे देख पाती। मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा के अंदर मम्मी के लिए इतना प्यार है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।